मैं आदित्य भार्गव आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। हम लोग ग्रेड 10th के सेकंड चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या है, हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। हालांकि मैं बता दूं कि लाइट बहुत सारे फिनोमेनाज को शो करती है। उनमें से दो फिनोमेनाज है हमारे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ग्रेड 10th में हम इन्हीं दो फिनोमेनाज को स्टडी करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या है एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसी तरीके से हम जानने वाले हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। एंड इसी होप के साथ कि जब हम चैप्टर फिनिश कर रहे हो आप इन सारे सवालों के जवाब दे सको कि रिफ्लेक्शन क्या है एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन क्या है एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चंस बने आप उनको सॉल्व कर सक रहे हो। इसी होप के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कॉल्ड लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी हमारे एजेंडाज के हैं, आज के क्या एजेंडाज हैं, तो अगर हम देखें तो हमें तीन चार चीज आज स्टडी करनी है, जिसमें से पहली चीज लाइट क्या होती है एंड लाइट रिलेटेड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी तरीके से कुछ टर्म्स को भी हम सीखेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो आमतौर पे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग फर्स्ट फिनोमेना जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको स्टडी करना शुरू कर देंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हुए हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखेंगे एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज व्हाट इज लाइट। इमेजिन करो एक ऐसा कमरा जिसमें आप एंटर हो रहे हैं एंड उसमें कोई लाइट नहीं है। क्या होगा? घुसते ही डायलॉग मारोगे, इतना अंधेरा क्यों है भाई। अभी एंड शायद आप आगे बढ़े तो बहुत सारी चीजों से कोलाइड भी कर जाओगे। इमेजिन करो एक ऐसा प्लैनेट जहां पे कोई लाइट नहीं है, किसी भी तरीके से लाइट पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे क्या होगा? आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी। इट मीन्स आपको जो सेंसेशन ऑफ साइट है, आपको जो देखने का अनुभव हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ लाइट हो रहा है। तो व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which produces in us the sensation of sight। यानी ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने का सेंसेशन प्रोवाइड करती है। और इसी की वजह से हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं। हालांकि हम लाइट की वजह से कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। इसके बारे में हम लोग सीनियर सेक्शंस में जानेंगे और सीनियर ग्रेड्स में जानेंगे। बट अभी हमें यही समझना है कि व्हाट इज लाइट। So light is a form of energy which produces sensation of sight। जो देखने का सेंसेशन है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है। जो दूसरी बात आप लाइट के बारे में जानना चाहिए आपको वो ये कि इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। इसी की वजह से आपको शैडोज दिखाई देते हैं। इमेजिन करते हैं एक वॉल और एक स्क्रीन जिसके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो लाइट को प्रोपोगेट होने नहीं देते, लाइट को अपने अंदर से आगे बढ़ने नहीं देते। एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है। आप समझ ही सकते हो कि जो लाइटें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से और नीचे से निकल जाएंगी वो यहाँ दीवार पे दिखाई देंगी। बट जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से जाएगी वो क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर सकती, इसको प्रोपोगेट इससे प्रोपोगेट नहीं हो सकती है, तो फिर वो आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? काला काला, बोले तो डार्क इमेज दिखाई देगी। एंड यही डार्क इमेज क्या है? शैडो है। तो ये शैडो पॉसिबल क्यों हो पा रहा है?
बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन आप लाइट का देख पा रहे हो, इसी की वजह से। अगर लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन को नहीं फॉलो करती तो फिर आपको ये डार्क इमेज और लाइट, ये जो ब्लैक इमेज है वो आपको नहीं दिखाई देता, बोले तो शैडो नहीं दिखाई देता। अगर बाई चांस ऐसा पॉसिबल हो पाता कि लाइट ऐसे टर्न करके यहाँ जा पाती तो फिर ये ब्लैकनेस ही नहीं रहता, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये कि ये शैडोज जो दिखाई देते हैं हमें, वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, इसी की वजह से दिखाई देते हैं। तीसरी चीज कि जब भी लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, जब भी लाइट मैटर से निकलती है या मैटर में अब्जॉर्ब होती है, तब ये मैटर की तरह ही बिहेव कर रही होती है, तब ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही होती है। लेकिन जब प्रोपोगेट कर रही होती है, बोले तो आगे बढ़ रही होती है, तब ये वेव की तरह बिहेव कर रही होती है। इट मीन्स इसके पास पार्टिकल नेचर भी है एंड इसके पास वेव नेचर भी है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि मैंने यहाँ पे आगे प्रोपोगेट करते हुए मैंने इस तरीके से वेव्स बनाई थी, लाइट की वेव्स बनाई थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि लाइट हमारी इवन वेव मोशन शो करती हुई स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। एंड जब ये मैटर के साथ इंटरैक्ट कर दिए तो एक्ट करती है ऐसे जैसे कि वो खुद एक मैटर हो। इस चीज को हम कहते हैं डुअल नेचर। इट मीन्स कि लाइट दोनों नेचर को शो कर दिया है, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी। इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 11th एंड 12th में पढ़ेंगे, बट 12th में तो बेसिकली इसके लिए एक चैप्टर है पूरा। बट अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट का मोशन कैसा होता है एंड लाइट का नेचर कैसा है। लाइट हैज डुअल नेचर, दोनों नेचर शो कर सकती है, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन करती है एंड लाइट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। लाइट रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, उसमें से एक टर्म है सोर्स। सोर्स क्या होता है, नाम से ही पता चला, स्रोत। यानी जिस चीज से वो चीज आ रही हो, बोले तो अगर हम सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट जिससे आ रही है वो सोर्स है, लाइट का सोर्स है। जिससे हमें पानी मिल रहा है वो पानी का सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल रिवर इज सोर्स ऑफ वाटर। हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज क्या है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती है और लाइट आती है। सोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इमेजिन करो ये हमारे प्यारे सूरज चाचा एंड ये हमारे चंदा मामा और ये रहे प्यारे से आप। ओके, दो सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं। पहला सिनेरियो कि सन की लाइट डायरेक्टली आपके पास आ रही है। इसका मतलब ये कि सन के पास खुद की लाइट है एंड वो अपनी लाइट को आप तक भेज रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक सोर्स ऑफ लाइट हुआ। बट ये एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट हुआ जिसके पास खुद का लाइट है भाई, इट पोजेस इट्स ओन लाइट। ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सन हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गए, ये सब क्या है, ये सारे के सारे ल्यूमिनस सोर्सेज है। इनकी खुद की लाइट होती है एंड वही लाइट को वो लोग देते हैं। जबकि मून के पास खुद की लाइट नहीं है, बट हम तो रात में देखते हैं कि मून से लाइट आ रही है। उसके पीछे रीजन होता है कि ये जो सन की लाइट है वो मून से टकराती है एंड मून से टकराकर वो आप तक पहुंचती है। यानी ये भी सोर्स ऑफ लाइट हुआ।
क्योंकि ऑल द वे इससे भी लाइट आ रही है। तो ये भी सोर्स ऑफ लाइट हुआ, लेकिन ये एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट हुआ जिसके पास खुद की लाइट नहीं है। वो किसी और के लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप तक भेज रही है। ऐसे जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, इनको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं, या फिर कह लो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑल द वे सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो सोर्स का मीनिंग है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देता है। सोर्स ल्यूमिनस हो सकता है, सोर्स नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। अगर हम देखें तो हम सभी मतलब हर चीज सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि हर चीज से लाइट आती है। हर चीज के पास लाइट है नहीं, बट आती सभी चीजों से है। मुझसे लाइट आ रही है, ऑफ कोर्स। अब ये जो ट्यूब लाइट है, इससे लाइट आ रही है, टकरा के आप तक जा रही है। इट मीन्स मुझसे भी लाइट आ रही है, हालांकि वो लाइट मेरी खुद की नहीं है। इसका मतलब मैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हूँ। इसी तरीके से ट्यूब लाइट, बल्ब, कैंडल, सन, ये सब क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है एंड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स का मतलब क्या? हर वो चीज जिससे लाइट आ रही है उसको हम सोर्स कहेंगे। हो सकता है वो ल्यूमिनस हो, यानी उसके पास खुद का लाइट हो सकता है वो नॉन ल्यूमिनस हो, मतलब उसके पास खुद की लाइट ना हो। दूसरी चीज मीडियम। मीडियम उन सब्सटेंसेस या उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं जो कि लाइट को प्रोपोगेट करने देते हैं, या फिर लाइट ट्राई कर सकती है उनसे प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेट का मतलब होता है उनसे आगे बढ़ना। तो थ्रू विच, ऐसे सब्सटेंस जिनसे लाइट प्रोपोगेट कर सकती है या ट्राई कर सकती है प्रोपोगेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर। आपने इस वाटर में लाइट डाला, लाइट प्रोपोगेट हुई, तो ये क्या है? ये आपका मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास। लाइट इससे भी प्रोपोगेट हुई, क्या है ये? मीडियम है। तो मीडियम हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनसे लाइट या तो प्रोपोगेट करती है या लाइट कोशिश करती है उनसे प्रोपोगेट करने के लिए। ये कोशिश करने वाले पे बार बार आप क्यों फोकस कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा। तो ये जो मीडियम्स होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी ऐसा मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजिली। ऐसा मीडियम जिससे लाइट आसानी से आगे बढ़ जाती है, या फिर जिसमें से लाइट आराम से पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट ऐसे मीडियम्स को कहते हैं जिनमें से लाइट प्रोपोगेट तो होती है बट पार्शियली, पूरे तरीके से नहीं, पार्शियल तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पेपर देखा होगा, नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट करना। पेपर को सामने रखना, उसके आगे बल्ब रख देना, एंड आप क्या नोटिस करोगे कि लाइट आ तो रही है बट पूरे तरीके से नहीं आ रही, पार्शियल वे में आ रही है। इसका मतलब ये कि लाइट उसमें से प्रोपोगेट कर रही है बट पार्शियल वे में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये जो पेपर हुआ ये कैसा मीडियम हुआ? ये आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम हुआ। वहीं ओपेक, ओपेक ऐसे मीडियम्स को कहते हैं जिनसे लाइट प्रोपोगेट नहीं कर पाती है, इनसे लाइट आगे बढ़ नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हाथ जो है, ये आपका ओपेक मीडियम है। लाइट अगर मैं इस पे डालूं तो लाइट इस हाथ के थ्रू आगे नहीं जा पाएगी। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट और ओपेक मीडियम हुआ। तो मीडियम्स तीन तरह के हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिनसे लाइट आसानी से आगे बढ़ जाती है, वाटर, एयर, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऐसे मीडियम्स को कहते हैं जिनसे लाइट आगे तो बढ़ सकती है बट पार्शियल वे में। एग्जाम्पल के तौर पे पेपर। एंड तीसरे, ब्लर, लाइट पास होगी, पार्शियल लाइट पास होगी। एंड तीसरे हो गए हमारे ओपेक, ऐसे मीडियम जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती है और लाइट आगे नहीं बढ़ सकती है, ऐसो को हम कहते हैं ओपेक।
बहुत सारी चीजें ओपेक होती हैं, बहुत सारे मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड बहुत सारे मीडियम ट्रांसलूसेंट होते हैं। अगली चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फर्स्ट फिनोमेना जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है? पैसे की जो पैसे की लगा दो बड़ी क्या होता है जब भी आपकी लाइट एक सरफेस और एक ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं पहले, से पास होने की कोशिश करती है। तो जब भी आपकी लाइट किसी सरफेस और किसी बाउंड्री से इंटरेक्ट करती है तो तीन चीजें शो कर सकती है। आइदर वो टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए, या फिर उसी सरफेस में रह जाए कहीं, या फिर उसको क्रॉस कर जाए। जब वो टकरा के वापस अपने मीडियम में चली जाती है तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। उस सरफेस में ही रह जाती है। क्यों रह जाती है ये समझ लेंगे कभी। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड जब उस मीडियम से पास हो जाती है तो हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस या फिर ट्रांसमिशन। तो लाइट के साथ प्रोबेबिलिटी है कि तीन सिचुएशंस हो सकती है: रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। हो सकता है दो फिनोमेना वो एक साथ शो करे, हो सकता है तीनों सिनेरियोज को शो करे, हो सकता है कोई एक सिनेरियो को भी शो करे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली एक सिंपल एक फिनोमेना का हो पाना या एक सिनेरियो का हो पाना थोड़ा सा टफ है, बट पॉसिबल है। पॉसिबल मीन्स आइडियल वे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आइडियल कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हो सकता है दो घटनाएं घटे, हो सकता है तीन, हो सकता है एक। पता नहीं है एक के बारे में मीन्स 99.9% चांस है कि दो घटेंगी, एटलीस्ट दो होंगी। तो जब भी एक लाइट एक मीडियम से इंटरेक्ट करती है तो इन तीनों में से कोई एक चीज या तीनों में से कोई दो चीज या तीनों ही घटनाएं घट सकती हैं। इसमें एक चीज एक सिनेरियो मैंने बनाया है कि लाइट आई, टकराई एंड टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई। इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज नथिंग but phenomena of bouncing back of light in the same medium। यानी एक लाइट का वापस उसी मीडियम में टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिर्फ लाइट ही रिफ्लेक्शन शो कर दी है? नहीं। इवन बॉल, जिस बॉल को हम लोग वॉल पे मारते हैं, दीवार पे मारते हैं, वो बॉल भी टकरा के वापस आती है। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल बोलेंगे। इसी तरीके से आपने ग्रेड 9th में साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसकी वजह से इको आपको सुनाई देता है और इको एक्सपीरियंस होता है। तो हमारी साउंड जाती है एंड किसी सरफेस से टकराती है एंड टकरा के वापस आती है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना सिर्फ लाइट शो नहीं कर दी है, बट चैप्टर हमारा लाइट रिलेटेड है तो हम रिफ्लेक्शन लाइट में पढ़ रहे हैं। एंड क्या है रिफ्लेक्शन? तो लाइट का किसी सरफेस पे जाना, टकरा के वापस अपने मीडियम में आ जाना, इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सरफेस, ये आप देख रहे हो, ये एक सरफेस है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सरफेस सर। एंड ये एक लाइट आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे। ये जो रे आ रही है, व्हाट इज रे? रे एक रास्ता होता है जिस रास्ते के थ्रू लाइट आती है। तो इस रास्ते के थ्रू लाइट आ रही है तो ये हमारा रे है, रे ऑफ लाइट है। एंड ये जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, इसी इनकमिंग रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। ये रे इस सरफेस से टकराई
हो सकता है माइट बी सम पार्ट ऑफ द रे एब्जॉर्ब हो गई होगी, माइट बी अगर ये अगर ये सरफेस ओपेक नहीं होगा तो सम पार्ट ट्रांसमिट भी हो गया होगा, लेकिन सम पार्ट वापस मीडियम में टकरा के चला गया होगा। एंड ये जो सम पार्ट मीडियम में वापस टकरा के गया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक होती है इंसिडेंट रे, टकराती है एंड टकरा के वापस मीडियम में चली जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सर आपने ये कुछ बीच में बनाया है, ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये जो आपने लाइन लाइन जो बनाया है ये क्या है? तो ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है ये हमारा है नॉर्मल। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये नॉर्मल, इमेजिन्ड लाइन है। पहली बात हमें इसके बारे में ये ध्यान रखना, ये एक इमेजिन्ड लाइन है। इस लाइन का काम क्या है? इस लाइन का काम है इंसिडेंट रे का एंगल बताना, इस लाइन का काम है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बताना। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर का मतलब है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल क्या होता है माइट भी आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एक रेफरेंस लाइन है, लेट सपोज ये एक रेफरेंस लाइन है एंड इस लाइन का इंक्लिनेशन, कह लो झुकाव, इस रेफरेंस लाइन से कितना है उसको हम कहते हैं एंगल। अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई झुकाव नहीं है, तो हम कहते हैं 0 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180। एंड जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करने लग जाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये रहा एंड एक ये रहा, एंड दोनों का डायरेक्शन जब सेम था तो हमने कहा था कि ये 0 डिग्री है, लेकिन जैसे ही दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया हमने कहा 180 डिग्री है। तो हमें ये थोड़ा सा एंगल को लेकर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि एक रेफरेंस लाइन है हमारे पास जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, ये रही हमारी रेफरेंस लाइन एंड इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नॉर्मल कहा है। इमेजिन लाइन है इसलिए ही ये, तो ये हमारी एंगल मेजरमेंट के लिए, तो ये एंगल मेजरमेंट के लिए ये लाइन है। इससे किसका किसका एंगल मापना है? इंसिडेंट रे का, यानी ये एक रेफरेंस लाइन के तरह एक्ट कर रही है। तो नॉर्मल को यूज करते हैं हम एज अ रेफरेंस लाइन एंड इसी से हम लोग इंक्लिनेशन, इसी से हम लोग झुकाव बताते हैं, इंसिडेंट रे कितनी झुकी हुई है, कितनी इंक्लाइंड है। एंड ये जो इंक्लिनेशन होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से इस नॉर्मल से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का इंक्लिनेशन बताते हैं एंड उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के बारे में दो बातें पता चली, पहला ये इमेजिन्ड लाइन होती है एंड दूसरा ये आपकी एंगल मेजरमेंट में काम करती है। एंड किसका किसका एंगल मापना है भाई? एंगल आई एंड एंगल आर। तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल होता है ये हमेशा
परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। प्लीज, मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। किससे? सरफेस से। भाई एक रेफरेंस है ना, सरफेस आपकी रेफरेंस मान ली हमने, तो सरफेस से ये 90 डिग्री पे रहेगा हमेशा, नॉर्मल की विशेषता है। तो नॉर्मल से हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर नॉर्मल को आपने सरफेस से 90 डिग्री पर रहेगा हमेशा नॉर्मल। एंड ध्यान रखना है कि जब भी सरफेस को अगर आपने हल्का सा भी चेंज करा तो फिर नॉर्मल का अस्तित्व भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं तो मान लेते हैं कि ये है हमारा नॉर्मल, सॉरी ये हमारा एक सरफेस। अगर ये सरफेस हुआ तो सिंपल सी बात है, आप इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते हो क्योंकि सरफेस एंड नॉर्मल के बीच एंगल 90 होना चाहिए, एंड ये एंगल 90 नहीं है। ये एंगल सम थीटा है जो कि 90 से कम है, यानी ये आपका नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसको मैं नॉर्मल नहीं बोलूंगा। क्यों भाई? क्योंकि नॉर्मल का एंगल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हो कि इनके बीच एंगल है 90 का, एंड ये थीटा, थीटा बोलने का मतलब एंगल, ये जो थीटा है ये 90 है। इसीलिए इस लाइन को मैं कंसिडर करूंगा एज अ नॉर्मल, इसको मैं नॉर्मल बोलूंगा। तो नॉर्मल की जो तीसरी विशेषता हमें देखने को मिल रही है वो ये कि आपकी जो नॉर्मल होती है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। सरफेस से, किससे भाई? सरफेस से। सरफेस से हमेशा 90 डिग्री बनाती हुई आपको दिखाई देगी। तो नॉर्मल के बारे में तीन बातें पता चल चुकी हैं। इमेजिन लाइन है ये, एंगल मेजरमेंट के लिए काम आ रही है, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस है। यहाँ बच्चे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम लोग सरफेस को यूज नहीं कर सकते थे एंगल मेजरमेंट के लिए? भाई सरफेस से भी तो इंक्लिनेशन बता सकते हैं हम, इसको भी तो हम एंगल आई बोल सकते थे ना। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हम बता सकते थे, ये इसको हम एंगल आर बोल सकते थे। बट हम सरफेस को यूज नहीं करते हैं एज रेफरेंस फॉर एंगल मेजरमेंट। तो फिर ये नॉर्मल को इमेजिन करने की क्या जरूरत पड़ी? और इसके लिए एक सिनेरियो आपको दिखाता हूँ मैं, एंड ये सिनेरियो है एक रफ सरफेस को लेके। ऑल द वे सरफेस कैसा भी हो, रफ हो स्मूथ हो, रिफ्लेक्शन तो करेगा। करवा दें भाई रिफ्लेक्शन। एक लाइट आ रही है, ये रही लाइट। अब एंगल मापना थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि आप एंगल, ये देखो सरफेस आपका क्योंकि रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो फिर एंगल मापना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो फिर भी मैं थोड़ा सा अच्छा रफ सरफेस दिखा रहा हूँ। ऐसा भी कहा नहीं हो सकता है कि भाई आपकी सरफेस कुछ ऐसी भी हो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इसका मतलब दिक्कत ये थी कि जब भी अगर रफ सरफेसेस देखने को मिलेंगी तो फिर एंगल मेजर करना या एंगल मेजर कर पाना एक मुश्किल टास्क है। तो इसीलिए हमें इमेजिन करना पड़ा एक ऐसे लाइन को जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, एंड उसको यूज करेंगे और एंगल मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ इस सिनेरियो में अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, एक प्यारा सा नॉर्मल यहाँ इमेजिन करना है। देख रहे हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन इमेजिन कर दिया, एंड ये यूज होगा फॉर एंगल मेजरमेंट। अब इस लाइन को आप कहीं भी इमेजिन कर सकते हो, किसी भी सिनेरियो में, सरफेस कितना भी स्मूथ हो, कितना भी रफ हो। तो नॉर्मल के क्या काम है भाई, या फिर नॉर्मल के क्या फीचर्स हैं? तीन फीचर हमें अभी तक दिखाई दे चुके हैं इस नॉर्मल के। पहला फीचर इमेजिन लाइन है। दूसरा फीचर कि इसको यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। किसका एंगल मापने के लिए? तो इंसिडेंट रहेगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रहेगा, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड तीसरा फीचर जो अभी हम देख चुके हैं इस नॉर्मल को लेकर वो ये
ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। प्लीज सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो मैं। तो आपका यहाँ पे सरफेस ये था, तो मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा एंड ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज यहाँ पे अगर इस जगह पे लाइट आ रही होती, इमेजिन करते यहाँ पे आपकी लाइट आ रही होती, उसको थोड़ा सा अच्छा सा रे ऑफ लाइट बनाते हैं। इमेजिन कर दें, लेट अस सपोज यहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट आ रही होती, आप क्या कर दे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे एंड इस टेंजेंट पे अगर आप नोटिस करो, आपका ये बन गया नॉर्मल। देख रहे हो, ये रहा सरफेस एंड इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल, एंड इसको यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर एंगल मेजरमेंट। तो नॉर्मल का काम और कुछ नहीं है, एंगल मेजरमेंट के लिए है। इमेजिन लाइन है ये, सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, एंगल मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमने जाना है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं, एक सरफेस से जब लाइट आती है तो इसकी तीन कहानियां हो सकती थी। उसमें से एक कहानी है कि लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में जब चली जाती है, इसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और इसी बाउंसिंग बैक को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ाते वक्त मैंने दो तीन चीजों के बारे में बताया। इंसिडेंट रे, आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहेंगे, टकराने के बाद जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, एंड बीच में एक लाइन हमें इमेजिन करना पड़ेगा जो कि एंगल मेजरमेंट के लिए इमेजिन करना पड़ेगा, एंड उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। फिर मैंने ये भी बताया कि भाई नॉर्मल क्यों इमेजिन करना पड़ा, हम सरफेस को एंगल मेजरमेंट के लिए रेफरेंस क्यों नहीं मान सकते थे, क्योंकि सरफेस रेगुलर नहीं है, हर सरफेस रेगुलर नहीं है। इसीलिए हमें इस लाइन को इमेजिन करना पड़े, एंड ये लाइन हमारी नॉर्मल कहलाई, क्योंकि ये लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल। इसके साथ अब हम लोग देख सकते हैं व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब भी रिफ्लेक्शन शो करती है, दो लॉज को फॉलो करती है। लॉ नंबर वन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां नोटिस करो, नॉर्मल के बाद एक चीज लिखा गया है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी नॉर्मल वहां ड्रॉ करना है जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, बोले दो सरफेस से टकरा रही है। ऐसा नहीं कि भाई सरफेस से यहां टकरा रही है एंड यहां आप नॉर्मल बना रहे हो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर सरफेस से यहां टकरा रही है एंड आप यहां नॉर्मल बना रहे हो, यहां नहीं, यहीं पे आपको नॉर्मल बनाना है। यानी जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है लाइट, उसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तीनों एक ही सरफेस पे आपको दिखाई देंगे। इमेजिन करवाते हैं एक बार। लेट अस सपोज ये एक आपका प्लेन है एंड ये रहा एक सरफेस, लाइट आई, ये रहे इंसिडेंट रे। ये एक दूसरा प्लेन है, लाइट यहां से जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं। अगर लाइट आपकी इस प्लेन पर आ रही है तो टकरा के इसी प्लेन से जाएगी या इसी प्लेन पर रहेगी। यानी कहने का मतलब ये कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमेजिन भी तो यही, नॉर्मल को इमेजिन भी तो यही करना पड़ेगा। तो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर मौजूद रहते हैं, हम प्लेन इसको कह रहे हैं। प्लीज आप लोग ये नीचे के सरफेस को प्लेन मत समझ लेना, इसको मैं प्लेन नहीं कह रहा हूं, मैं इसको प्लेन कह रहा हूं। कैसे बनाए, इसको प्लेन कह रहा हूं, ये है हमारा प्लेन। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है
कि अगर आपकी लाइट, आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा कि भाई लाइट यहाँ पे आ रही है एंड यहाँ से निकल रही है, कभी आपने देखा है यहाँ से निकल रही हो या कहीं और से निकल रही हो? जहां पे इंसिडेंट करेगी लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, एंड ये एक ही प्लेन पर, एक ही सतह पे ये तीनों के तीनों दिखाई देंगे। सतह मतलब सरफेस। तो अगर ये आपकी इंसिडेंट रे यहाँ है, बोले तो अगर मैं दिखाऊं, ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद ये जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के दोनों कहाँ है, इसी इसी सरफेस पे है। तो ये बात आपको देखना है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर हमेशा मौजूद रहते हैं। ये है लॉ नंबर 1। सर ये लॉ किसने बनाया? नेचर ने, हमने नहीं बनाया। इट मींस लाइट किन्हीं भी कंडीशंस में इस लॉ को या लॉ नंबर 2 को अनफॉलो नहीं मार सकती है, या कह लो ब्रेक नहीं कर सकती है। हम मैन मेड रूल्स को ब्रेक करते हैं, बट लॉ जो नेचर बनाती है उन लॉज को आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर पाई जाती हैं। इन लॉज को समझा हमने है। एंड लॉ नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर ये रही सरफेस, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये रही हमारी प्यारी नॉर्मल, एंड ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल अलग अलग हो। हालांकि मुझसे गलत बन गया, अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं हम इसी की वजह से, बट हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री हुआ, ये सर एंगल एक बार दोबारा बताना, ये रहा नॉर्मल एंड ये रहा इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ये भी 30 डिग्री ही होगा। इसको कहा जाता है लॉ नंबर 2। एंड ये दोनों के दोनों लॉज हर कंडीशन में फुलफिल होंगे, क्योंकि ये लॉ हमने नहीं बनाया है। लाइट ये नहीं है भाई बस ये 100 का नोट, 100 का पत्ती पकड़ना भाई और मैं इस लॉ को ब्रेक करता हूँ, कभी नहीं। हर सिनेरियो में ये दोनों लॉज फॉलो किए जाएंगे, लॉ के, हाँ, लाइट के द्वारा। लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। एंड दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है लॉ नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं एंड कुछ छोटे मोटे सवालों को पूछने की कोशिश करूं, तो लेट अस सपोज ये रही हमारी प्यारी सी क्या चीज, पता नहीं सर, नहीं नहीं पता है सर, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, सही जवाब। एंड ये रही हमारी प्यारी सी, पता नहीं सर, नहीं नहीं पता है सर, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल सही जवाब। और आप जीतते हैं एल्पेनलीबे। ओके। एंड ये रहा हमारा नॉर्मल, जिसको हमें क्या करने का है, इमेजिन करना है। ये हमारा प्यारा सा नॉर्मल, जो कि वहीं बनाया जाएगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आप देख सकते हैं मैंने और कहीं नहीं बनाया है ना। तो जहाँ हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहीं पे हमें नॉर्मल बनाना है। भाई ये नॉर्मल तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था ना, यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, मतलब कहीं भी ड्रॉ कर सकता था, बट हर जगह नहीं, वहीं पे ड्रॉ करना है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल सर, नॉर्मल है ये। इस नॉर्मल का काम क्या है, एंगल मेजरमेंट। ये बार बार ये फीचर बता रहा हूं मैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भाई इसका फीचर क्या है, ये क्या काम कर रहा है। दूसरी बात कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। एंड तीसरी बात
कि ये जो नॉर्मल होगी ये इमेजिन लाइन होगी। चौथी बात एक और पता चल गया है, ये हमेशा ड्रॉ किया जाएगा एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड एक और बात अभी अभी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे क्या चीज, ये एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट सपोज ये एंगल अगर मैं कम करूं, ये दूसरी रे है कोई, ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही होगा ना। ये है इसका एंगल आई एंड ये इसका एंगल आर, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप देख रहे हो फर्स्ट वाले केस में, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 10 डिग्री है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 10 डिग्री। एंड अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री हुआ तो सर 0 डिग्री का मतलब है रेफरेंस के अलोंग, एंड यहाँ रेफरेंस हमारा नॉर्मल है, यानी नॉर्मल के अलोंग अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो फिर टकरा के नॉर्मल के अलोंग ही रे ऑफ लाइट चली भी जाएगी। एंड ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉर्मल लाइन। क्या चीज, कि इफ ray of light incidents along normal, then it is reflected along normal। अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसीलिए इसके ऊपर स्टार मार्क लगा रहा हूं। तो नॉर्मल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रही है वो ये कि नॉर्मल एक रेफरेंस लाइन है। सिंपल सी बात है, अगर लाइट आपकी रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दी है, तो अगर वो 10 डिग्री से आती है, इमेजिन कर लेते हैं ये नॉर्मल है, तो अगर ये मान लेते हैं रे ऑफ लाइट 30 डिग्री से आती है तो टकरा के 30 डिग्री से जाएगी। अगर ये 10 डिग्री से आती है तो टकरा के 10 डिग्री से जाएगी। अगर 0 डिग्री से आती है तो टकरा के 0 डिग्री से ही जाएगी। 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग। तो अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो फिर रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। ये है वो प्यारी बात जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था। ओके, सो आज का लास्ट एजेंडा और लास्ट टॉपिक जिसको कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और अब हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले एक बारी मैं रिवाइज करा दूं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। अभी तक हम देख चुके हैं लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन, साइट की सेंसेशन देती है। दूसरा, लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन फॉलो कर दी है, इसी की वजह से हमें शैडोज देखने को मिलते हैं। एंड तीसरा, लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी। उसके बाद हम लोग हमने देखा कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। हमने देखा कि सोर्स किन्हें कहते हैं, हमने देखा मीडियम किन्हें कहते हैं। सोर्स में हमने दो तरह के सोर्सेज जाने, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। मीडियम हमने तीन तरह के देखा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मीडियम। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ना शुरू करा। हमने जाना रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो होता क्या है कि एक लाइट जब भी एक सरफेस से इंटरेक्ट करती है तो तीन सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर लाइट वापस आ जाएगी टकरा के, और लाइट उसी में कहीं अब्जॉर्ब हो जाएगी, और लाइट उसको क्रॉस कर जाएगी, यानी रैट
रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। तो हो सकता है रिफ्लेक्शन हो, मतलब टकरा के वापस आए, तो रिफ्लेक्शन ही पढ़ना था हमें। एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाना, उसी मीडियम में वापस आ जाना, उसको हमने रिफ्लेक्शन कहा था। फिर हमने जाना कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा, दो लॉज फॉलो होंगे। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन, प्लेन मतलब ये सतह, एक ही सतह पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रही है, ऐसा नहीं। इसी सरफेस पे आपको इंसिडेंट रे भी देखने को मिलेगा, एंड इसी सरफेस पे आपको रिफ्लेक्टेड रे भी देखने को मिलेगा। एंड नॉर्मल तो ऑल द वे हमें वही इमेजिन करना है जहाँ पे दोनों अवेलेबल। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमने जाना एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। एंड सेकंड लॉ यही कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इन दोनों लॉज को स्टडी करने के बाद, डिटेल्ड स्टडी करने के बाद, हमने नॉर्मल के तीन चार फीचर्स जाने। पहला फीचर इमेजिन लाइन, दूसरा फीचर यूज फॉर एंगल मेजरमेंट, तीसरा फीचर वही ड्रॉ किया जाएगा जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, चौथा फीचर ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर रहना है, एंड पांचवा फीचर अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। ये हमारा पांचवा फीचर, पांच फीचर्स नॉर्मल के, समझ सकते हो। आमतौर पे ये फीचर्स के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और पांचवा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे जब मैं रे डायग्राम वगैरह बता रहा हूँ तब मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। एंड अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, एंड इस सरफेस पे दो रेज पैरेलली आ रही हैं और तीन रेज पैरेलली आ रही हैं। सिंपल सी बात है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, तो तीनों के लिए हम अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये रहा नॉर्मल, इसके लिए ये रहा नॉर्मल, एंड इसके लिए ये रहा नॉर्मल। तीनों रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी, क्योंकि लॉज ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, नेचर मेड होते हैं, एंड नेचर मेड लॉज को कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये भी उस लॉ को फॉलो करेगा, ये भी, एंड ये थर्ड रे भी उस लॉ को फॉलो करती हुई जाएगी। आप देख सकते हो कि तीनों की तीनों रेज आई थी पैरेलली, रिफ्लेक्ट होके गई भी पैरेलली। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की विशेषता ये होती है कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो आपको उस सरफेस में दिखाई देता है। आपने बहुत बार देखा हो शीशे में टॉर्च जलाओ तो टॉर्च आपको शीशे में दिखाई देता है, सोर्स ऑफ लाइट सरफेस में दिखाई देगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लेट अस सपोज ये हमारा एक सरफेस है, एंड इस सरफेस पे दो रेज आती हैं। फर्स्ट रे ये रही, एंड सेकंड रे ये रही। ये दोनों रे पैरेलल आई हैं। दोनों का क्या होगा सर? तो दोनों रिफ्लेक्ट होके जाएंगी भी। इसका ये रहा रिफ्लेक्टेड, एंड ये अगर नोटिस करो तो इसका नॉर्मल यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, एंड इसका क्योंकि ऑल द वे नॉर्मल जो है वो आपका सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर ये बन रहा है, तो ये आपका नॉर्मल बना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत कम देखने को मिलेगा। 10 डिग्री है तो 10 डिग्री देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो ये दो रेज आई तो थी पैरेलली, बट ये गई पैरेलली नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रेक किया, नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो हुआ है, बट सरफेस क्योंकि ऐसा है, इरेगुलर है। हर रे के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मीनिंग यहाँ पे, भाई मीनिंग तो सबके लिए सेम है, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए पाथ हर रे का आफ्टर रिफ्लेक्शन अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से आई तो पैरेलली बट गई नहीं है पैरेलली। ये है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है, हमें सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखाई देता।
आपको सरफेस के अंदर सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा। फिर आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये सरफेस ही दिखाई देगा। तो आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझ में बल्ब नहीं देख पा रहे हो। वाई? बिकॉज सरफेस रफ है, एंड रफ सरफेसेस कभी भी सोर्स ऑफ लाइट शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि रफ सरफेसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं करती। तो रफ सरफेसेस सरफेस ही दिखाई देती है फिर। इसलिए आप मेरे सरफेस को देख पा रहे हो, मेरे अंदर बल्ब को नहीं देख पा रहे हो। आई होप आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शंस हैं, एंड इन्हीं के साथ आज का जो एजेंडा है वो मुझे फुलफिल। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको बारीकियां समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप फिर प्लीज़ कमेंट करो एंड चीज़ों को बताओ। और उसके साथ साथ अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट तो करे ही करो। ओके, एंड इसी होप के साथ की सारी चीज़ें अब तक समझ में आएंगी। हम लोग अभी टेक ऑफ करते हैं। चलो भाई, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।